ठीक है, आज हम लोग जो मिडवल पीरियड में या मिडवल इंडिया में टॉपिक हमारा है गुलाम वंश, यानी दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी एंड और स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश, है ना, ये टॉपिक है इल्तुतमिश। इसको हम अल्तमश भी कहते हैं, है ना, अल्तमश भी इसका नाम मिलता है, अल्तमश। तो इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे कि देखिए इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो हमने आपको बताया था कि 1206 से 1206 एडी से लेकर 1526 तक टाइम है इसका, दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया है: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, एंड स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी एंड लोदी डायनेस्टी। ठीक है, तो 5 डायनेस्टी ने यानी 5 वंशों ने शासन किया है: स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्लेव डायनेस्टी में। स्लेव डायनेस्टी का जो पहला शासक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, शॉर्ट में इसको हम लोग ऐबक बोलते हैं। तो ऐबक है, और ऐबक कौन है? ये ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम है। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम है, मोहम्मद गौरी का स्लेव है। और वो मोहम्मद गौरी अपने जीते हुए राज्य पर या जीते हुए एरिया पर अपने गुलाम यानी ऐबक को यहाँ का गवर्नर या यहाँ का शासक अपॉइंट करके जाता है। तो जो पहला शासक है दिल्ली सल्तनत का वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे इल्तुतमिश की। यहाँ तक क्लियर है कि 1206 से लेकर 1526 तक इसका दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है, और उसमें 5 डायनेस्टी ने शासन किया है। अरे अपना आप माइक बंद रखिए गौतम। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इल्तुतमिश पे। इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहते हैं, अल्तमश, इस तरह से अल्तमश भी नाम है इल्तुतमिश का। तो ये दूसरा शासक है, सेकंड है, और ये इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम है। ठीक है, ऐबक का गुलाम है। इल्तुतमिश है वो ऐबक का गुलाम है। तो इल्तुतमिश का जो समय है एक बार वो हम देख लेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। पहला तो है इसमें ठीक है, इल्तुतमिश का समय है 1211 से लेकर और 1236 तक। ठीक है, ये इसका समय है इल्तुतमिश का, 1211 से लेकर 1211 एडी से लेकर 1236 तक। देखो ये जरूरी नहीं है ये आपको टाइम पीरियड याद रहे, है ना, ये आपको कोई जरूरी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए ये सेकंड सुल्तान है, ये सेकंड सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, इसको रियल फाउंडर कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसको दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहते हैं। अच्छा, रियल फाउंडर कहने से क्या मतलब है इसका? क्योंकि रियल फाउंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो शासक है जिसने कैपिटल लाहौर से दिल्ली लेकर आया।
ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ही ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर कैपिटल, कैपिटल लाहौर टू दिल्ली, है ना, लाहौर टू दिल्ली, ठीक है। इसने जो दिल्ली कैपिटल लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर की है, इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को ना मानकर इल्तुतमिश को माना जाता है। तो इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश एक सेकंड सुल्तान है ना, ये कह सकते हैं सेकंड सुल्तान, सेकंड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का सेकंड सुल्तान है। ध्यान रखिएगा कि जैसे मुगल काल जब आएगा तो हम लोग शासक को बादशाह या शहंशाह कहते हैं, लेकिन हम दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कहते हैं, ठीक। और इसी तरह से जैसे जब हम पढ़ते हैं गुप्त काल तो उसमें महाराजा कहते हैं। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से है। तो सबसे पहले हम कहते हैं सम्राट, सम्राट, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य काल में हम राजा को सम्राट कहते हैं। उसके बाद हम गुप्त काल में महाराजा कहते हैं, ठीक है, महाराजा। ये ध्यान रखना है कि गुप्त, पहले हम सम्राट कहते हैं मौर्य काल में, और गुप्त काल में महाराजा कहते हैं, ठीक है। और जब दिल्ली सल्तनत आती है, दिल्ली सल्तनत, तो इस समय हम सुल्तान कहते हैं, सुल्तान, ठीक है, सुल्तान किस समय कहते हैं? दिल्ली सल्तनत पीरियड में। उसके बाद जब मुगल काल आता है तो हम बादशाह, ये लिख लेना, सब इंपॉर्टेंट है। तो मुगल काल में हम लोग बादशाह, बादशाह या शहंशाह कहते हैं, शहंशाह, ठीक है। तब हम उसको शहंशाह कहते हैं, कब? मुगल पीरियड में। और विजयनगर साम्राज्य में हम राजा कहते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में राजा, राजा, राजा कब कहते हैं? विजयनगर में, विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर आपको पता है साउथ इंडिया में, विजयनगर। तो ये है। तो सबसे पहले शासक को कहा गया सम्राट, फिर कहा गया क्या? महाराजा, फिर कहा गया सुल्तान, फिर कहा गया बादशाह या शहंशाह, उसके बाद कहा गया राजा। और लेकिन इंग्लिश में हम किंग ही कहते हैं। तो सेकंड सुल्तान है ये इल्तुतमिश, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा ये वाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये इन्होंने, इनको रियल फाउंडर कहते हैं दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ट्रांसफर की कैपिटल, कहां से? लाहौर टू दिल्ली, लाहौर से दिल्ली के लिए इन्होंने राजधानी ट्रांसफर की है, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली है, न कि लाहौर है, क्लियर। अब हम सीधे देखते हैं कि इल्तुतमिश का प्रशासन, है ना, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जो कुछ कुछ बातें समझिएगा। इल्तुतमिश स्टार्ट ए तुर्कान ए चहलगानी, तो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी शुरू करवाया। क्या? तुर्कान, तुर्कान ए चहलगानी। थोड़ा यहाँ पे हम थोड़ा सा थोड़ा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में बेसिक तो इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसने शुरू करवाया तुर्कान, तुर्कान ए चहलगानी, चहलगानी, ठीक है, चहलगानी। तो ये तुर्कान ए चहलगानी क्या है? ये तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है। तो कभी ये पूछ सकता है ये है क्या? तो तुर्कान ए चहलगानी एक
प्रशासनिक अधिकारियों का समूह है। यानी ये क्या है, ग्रुप ऑफ 40 एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये 40 प्रशासनिक अधिकारियों का समूह है जो दिल्ली सल्तनत पर काम करते हैं। ये सारे के सारे कौन हैं? ये लोग तुर्क स्लेव हैं, तुर्क स्लेव, यानी ये 40 तुर्की गुलाम हैं। तो पूछेगा तुर्कान चहलगानी किसने शुरू किया? तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश ने शुरू किया। और ये तुर्कान चहलगानी या चहलगामी भी कहीं लिखता मिलता है, 40 तुर्की गुलामों का समूह है जो पूरा प्रशासन इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो पहला था तुर्कान चहलगामी। तो क्या है ये? ग्रुप ऑफ 40 एडमिनिस्ट्रेटर्स, 40 प्रशासनिक अधिकारियों का समूह है जो दिल्ली सल्तनत में काम करते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, और जुडिशरी है, सारे जितने भी काम होते हैं वो 40 लोग ही करते थे। दूसरी चीज थी वो था, उन्होंने यहाँ पर कॉइन शुरू किए गए थे, सिक्के, कॉइन्स। तो इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के कॉइन शुरू किए, 2 प्रकार के, टंका और जीतल। टंका चांदी का था और जीतल तांबे का, कॉपर का। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम थी यहाँ पे। और तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, शुरू, हाँ ठीक है। तो हमने कहा कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ये चहलगानी शुरू किया। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द तुर्कानी चहलगानी? तुर्कानी चहलगानी क्या है? तो तुर्कान ए चहलगानी एक 40 तुर्की गुलामों का समूह है जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को संभालते हैं। ये हो गया। उसके बाद था कि इल्तुतमिश ने 2 सिक्के जारी किए थे, है ना। एक था टंका और दूसरा था जीतल। ठीक है, जीतल, टंका और जीतल। टंका जो था वो चांदी का था, सिल्वर का, ठीक है, और ये जीतल जो कॉपर का है, जीतल कॉपर का है। तो ये ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश ने 2 कॉइन जारी किए, यानी 2 सिक्के जारी किए थे। और वो सिक्के, एक सिक्का था इसमें जिसका नाम था टंका जो सिल्वर का था, और दूसरा था जीतल जो कि कॉपर का था। ठीक है, तो ये था दिल्ली सल्तनत के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। और इल्तुतमिश के बारे में एक चीज और बता दूं मैं आपको, वो ये कि तीसरी चीज, एक तो तुर्कान एक चहलगानी शुरू किया था, चहलगानी, दूसरा टंका कॉइन शुरू किया, तीसरा उन्होंने इक्ता सिस्टम शुरू किया था, इक्ता सिस्टम, है ना, इक्ता सिस्टम। तो 3 काम इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन में शुरू किए। पहला तुर्कान चहलगानी, दूसरा कॉइन जारी किए, टंका और जीतल, तीसरा इक्ता शुरू किया। इक्ता के बारे में पता ही होगा आपको। इक्ता का मतलब था प्रोविंस, है ना, प्रोविंस, यानी हिंदी में कहें तो ये प्रदेश था। यानी जो दिल्ली सल्तनत थी वो इक्ताओं में विभाजित थी। यानी इल्तुतमिश ने अपने संपूर्ण राज्य को इक्ता में विभाजित किया था। और इक्ता का जो शासक होता था उसको हम इक्तादार कहते थे। ठीक है, उसको हम इक्तादार। तो ये है, तो इक्ता क्या है? एक प्रशासनिक इकाई है, प्रशासनिक इकाई। जैसे हम लोग अभी बांटते हैं ना, हम कैसे कैसे बांटते हैं प्रशासनिक इकाइयों को? हम बांटते हैं राज्यों में, राज्यों को बांटते हैं मंडल में, मंडल को बांटते हैं जिलों में, जिलों को बांटते हैं तालुका में,
तालुका को बांटते हैं ब्लॉक में, और ब्लॉक को बांटते हैं गांव में। इस तरह हमारा अभी प्रशासनिक विभाजन है। उसी तरह से ये भी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, ठीक। और इसने तो ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू कराया और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया, है ना। तो ये था कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है। कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है। इसने कुतुब मीनार का पूरा काम करवाया। इल्तुतमिश के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि इल्तुतमिश कौन है, ऐबक का गुलाम है। और ये था इल्तुतमिश के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बाद। देखिए इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश ने एक जो रॉयल सिस्टम था कि बेटा ही शासक बनेगा, तो इल्तुतमिश ने इस चीज को, इस चेन को तोड़ा था। उसने कहा कि जरूरी नहीं है, अगर बेटा काबिल नहीं है तो बेटी भी शासक बन सकती है। तो इल्तुतमिश ने अपने जीते जी अपनी बेटी रजिया को सुल्तान अपॉइंट किया था। इल्तुतमिश ने अपने जीते जी अपनी बेटी रजिया को बनाया था सुल्तान। लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद जो अमीर थे, उन्होंने, जो तुर्की लोग थे, उन्हें ये चीज पसंद नहीं थी। क्या चीज पसंद नहीं थी? कि कोई महिला उन पर राज करे। तो कभी आपसे पूछेगा इल्तुतमिश ने अपना सक्सेसर किसे बनाया था, तो इल्तुतमिश ने अपना सक्सेसर बनाया था रजिया को। लेकिन जो तुर्की गुलाम थे, जो तुर्की लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो प्रशासन में लोग थे, जो राज दरबार में लोग थे, उन्हें ये चीज स्वीकार नहीं थी कि कोई महिला उन पर शासन करे। तो इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के एक नाकाबिल बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को शासक पर बैठाया, ठीक है। क्या नाम था इसमें? रुकनुद्दीन। तो हाँ, रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। रुकनुद्दीन को शासक पर बैठाया और ये शासक 1236 में बना। रुकनुद्दीन को रजिया ने शासन से हटा दिया और उसके बाद खुद शासक पे बैठ गई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा योग्य नहीं था, तो इसलिए। अब इसके बाद तो कभी आपसे पूछेगा कि शासक तो बना है लेकिन कुछ समय के लिए, तो रजिया ने इसको हरा दिया क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं है, बहुत क्रिमिनल है। तो ये उसके बाद है इल्तुतमिश के बाद है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, ठीक है। ये तो रजिया सुल्तान है और रजिया सुल्तान का टाइम है 1236 से लेकर 1240 तक, ठीक है। तो ये 1236 से लेकर 1240 तक का रजिया का टाइम है। अब रजिया के बारे में आपको सारा कुछ चीजें पता है। बस दो तीन बातें हमें समझनी है रजिया के बारे में, खासकर 3-4 पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि जो रजिया है वो रजिया वर्ल्ड में, है ना, वर्ल्ड्स फर्स्ट रूलर, ये दुनिया की पहली शासिका है। ये दुनिया की पहली शासिका है, ठीक है। ये पहली है। उसके बाद ये किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की ये बेटी है, ठीक है, इल्तुतमिश की। और इसके साथ जो 3 बातें और जुड़ी हैं, वो पहली है कि इसके फीमेल होने से लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी। फीमेल का मतलब है, कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इतिहासकार लिखते हैं
कि रजिया में कोई कमी नहीं थी, बस रजिया में एक ही कमी थी, वो महिला थी। रजिया में एक ही कमी थी, वो महिला थी, तो बेहतर उसकी कोई कमी नहीं थी। तो फीमेल होना लोगों को ये स्वीकार नहीं था कि वो ये कैसे हो गया, ठीक है। तो फीमेल स्वीकार नहीं थी लोगों के लिए। दूसरी घटना थी कि इल्तुतमिश के रहते हुए भी एक इनके यहाँ सोल्जर हैं, इसका नाम है याकूत। तो याकूत जो है वो ऐसा कहा जाता है कि याकूत के प्रति इनका ज्यादा कुछ लगाव है। और जबकि ऐसा, जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे, एक मूवी भी आई है रजिया सुल्तान जो हेमा मालिनी की है, तो आप उसमें देखोगे, है ना, तो आप उसमें देखोगे कि जो याकूत है वो इल्तुतमिश के रहते हुए भी बहुत लॉयल है शासक के लिए, सुल्तान के लिए। तो चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे रजिया हो, कोई भी हो, ये कह लीजिए कि जो याकूत है वो सुल्तान का एक विश्वास पात्र व्यक्ति है। याकूत कौन है? याकूत अबिसिनियाई दास है। अबिसिनिया अफ्रीकी देश है। क्या होता था कि विश्व से दासों को लाया जाता था, खरीदा जाता था, फिर उनको सेना में रखा जाता था, काम कराया जाता था। तो उन्हीं में से एक है याकूत। तो पूछेगा याकूत कौन है? तो याकूत इल्तुतमिश की सेना में एक अबिसिनियाई दास है, जिसको इल्तुतमिश ने अपने जीते जी रहते हुए उसको अमीर का दर्जा दिया था, यानी अमीर बना दिया था उसको। और पूरे अस्तबल हैं, जो घोड़े हैं, उनका हेड बनाया था, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ हिस्टोरियन का मानना है, कुछ उस समय लोग मानते थे कि जो रजिया सुल्तान है वो उनसे प्यार करती है, या उनका कोई ऐसा प्रेम संबंध है, ठीक। तो ये चीजें थी। तो और उनके बाद महिला होने की वजह से, फीमेल होने की वजह से कई बार उनपे अटैक भी किए गए। एक बार क्या अटैक किया गया, तो रजिया सुल्तान और याकूत दोनों ने राज्य छोड़ दिया और वो राज्य से निकल गए। तो याकूत और रजिया का सिर्फ इस रिलेशनशिप की थोड़ी सी बात हुई है, और जो फाइनली रजिया की शादी होती है वो अल्तुनिया से होती है। अल्तुनिया जो भटिंडा का गवर्नर है ना, अल्तुनिया। तो तीन चार नाम आप समझ लीजिए यहाँ पे। पहला नाम है इसमें, ठीक है, पहला नाम है इसमें अबिसिनियाई दास। तो अबिसिनियाई, अबिसियन स्लेव। अबिसिनियन स्लेव कौन है? याकूत, ठीक है, याकूत है। तो ये अमीर का दर्जा दिया था इल्तुतमिश ने। दूसरा है अल्तुनिया, ठीक है, अल्तुनिया। अल्तुनिया गवर्नर ऑफ भटिंडा, गवर्नर ऑफ भटिंडा पंजाब में, ठीक है। भटिंडा का ये गवर्नर है। इससे शादी होती है किसकी? मैरिड रजिया। तो रजिया से ये शादी करता है। तो रजिया की शादी होती है अल्तुनिया से। और तो अल्तुनिया भी रजिया को पसंद नहीं करता है, लेकिन वो पॉलिटिकल दबाव में, प्रेशर में शादी करता है, और फाइनल रजिया का कैरियर शादी के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कहानी थी। बहुत ज्यादा कुछ रजिया ने एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं किया। जो तुर्कानी चैलगानी पहले से चल रहा था उसी को चलाया, और जो कॉइन पहले से चल रहे थे उसी को चलाए, और जो इक्ता सिस्टम पहले से चल रहा था उसी को चलाया। तो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रजिया ने चेंजेस नहीं की। बस चेंजेस ये थी कि रजिया ने खुद को पहला सुल्तान बनवाया, और वो मर्दों की तरह दरबार में आती थी। वो सारी चीजें थी जो एक सुल्तान में होनी चाहिए। तो कुछ कुछ नाम है, जैसे याकूत है, तो पूछ सकता है याकूत कौन है? तो याकूत दिल्ली सल्तनत के सेना अधिकारी है, अस्तबल का अधिकारी है। अस्तबल का मतलब होता है जहां घोड़ों को रखा जाता है, उसका अधिकारी, यानी घोड़ों की देख रेख करने का एक अधिकारी है अस्तबल।
तो घोड़ों की देखरेख करता है वो, और अबिसिनिया के दास है। तो ये दूसरी चीज है, अल्तुनिया कौन है? अल्तुनिया बठिंडा का गवर्नर है, और जिससे रजिया शादी करती है। ठीक, तो ये था। तो अब रजिया के बाद, तो रजिया की कहानी है बस इतनी है। वैसे तो बहुत सारी बातें आती हैं। रजिया के बाद शासक बनता है बहराम शाह। बहराम शाह, ठीक है, बहराम शाह। तो रजिया के बाद शासक बनता है बहराम शाह। तो बहराम शाह के बारे में ठीक, हाँ, उसके बाद है मसूद शाह। तो इनके बारे में कोई खास नहीं है। तो मसूद शाह, तो पहला है बहराम शाह, दूसरा है मसूद शाह, उसके बाद है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, महमूद, नासिरुद्दीन महमूद तीसरा शासक। और चौथा शासक है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन ये है। तो ये जो बहराम शाह है और नासिरुद्दीन महमूद है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट शासक नहीं रहे, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शासक नहीं रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इनके बारे में जिक्र नहीं है। ठीक है। जो बहराम शाह हैं, उन्होंने एक पोस्ट बनाई थी जिसका नाम था नायब ए मुमलकात। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन कभी बन सकता है, नायब ए मुमलकात। अब नायब ए मुमलकात कौन होता था? तो नायब ए मुमलकात राजा के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि नायब ए मुमलकात क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, नायब, एन ए आई, ए नायब ए मुमलकात, मुमलकात, नायब ए मुमलकात। तो नायब ए मुमलकात है, ये पद शुरू किया था बहराम शाह ने, बहराम शाह, ठीक है। ठीक है, तो नायब ए मुमलकात कौन है? नायब ए मुमलकात इज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर सुल्तान। तो सुल्तान के बाद जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो नायब ए मुमलकात है। तो कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नायब ए मुमलकात का जो पोस्ट है वो किस समय शुरू किया गया और कब का है? तो नायब ए मुमलकात ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुगलक वंश में जाके खत्म होता है, तुगलक वंश में जाके। तो ये था, और इससे ये बहराम शाह ने शुरू किया था, बहराम शाह ने शुरू किया था। ये कब शुरू किया गया कि जब बहराम शाह का जो ये मसूद शाह जो रिलेटिव है, तो क्या होता था कि कभी कभी जो शासक नहीं बन सकते थे, उसे जो छोटे लोग होते थे वो कोई ऐसा पद बनवा लेते थे ताकि वो उतनी ही पावर में रहें। तो वैसा ही है ये नायब ए मुमलकात। तो राजा का प्रतिनिधि या सुल्तान के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था ये। ठीक है, तो ये है। अब हम देखते हैं इसमें गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन, इसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं है, बस बहराम शाह के बारे में नायब ए मुगलकात लिख लेना, है ना, नायब ए मुगलकात। अब बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन की। देखिए, गयासुद्दीन बलबन के बारे में
ये जो मोस्टली बलबन ही नाम लिखते हैं इसका, बलबन। बलबन का जो टाइम पीरियड है वो है 1266 से लेकर 1287 तक। ठीक है, 1266 से लेकर 1287 तक। ठीक। बलबन दिल्ली सल्तनत का सबसे क्या कह सकते हैं डेंजरस या पावरफुल सुल्तान है। ये खुद को बहुत पावरफुल मानता है। बलबन के बारे में आपने सुना होगा कि बलबन एक ऐसा सुल्तान है जो अपने दरबार में कभी हंसता नहीं है। मतलब काफी ये हार्ड है, काफी ये मतलब कठोर है, काफी ये डिसिप्लिन वाला आदमी है। तो बलबन ने आते ही पूरा जो दरबार है उसका एक नया नक्शा दे दिया। तो बलबन ने क्या क्या चेंजेस की पहले वो समझ लीजिए। ठीक है, बलबन ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने ब्रोक तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, चहलगानी, जो तुर्कान ए चहलगानी था उसने सबसे पहले इसको खत्म कर दिया। ठीक है, सबसे पहले उसने तुर्कान ए चहलगानी खत्म किया, बलबन ने सबसे पहले। उसके बाद उसने सजदा, पावोस और नवरोज 3 स्टेप लिए। ही स्टार्ट द सजदा। सजदा आप जानते होंगे, सजदा एंड पावोस। पावोस, पावोस। और ही स्टार्ट ए फेस्टिवल। उसने एक फेस्टिवल भी शुरू किया था, नवरोज। ठीक है, नवरोज फेस्टिवल। तो नवरोज एक फेस्टिवल था, वो उसने शुरू किया था। तो सजदा का मतलब था कि झुककर सलाम करना। उसने बोला था कि जो भी बलबन ने कहा कि जो भी दरबार में आएगा वो सजदा पावोस करेगा। सजदा पावोस का मतलब होता है झुक के सलाम करना या इबादत करना, झुकना, सुल्तान के सामने सर झुकाना, उसको बोलते हैं सजदा। और पावोस का मतलब होता था कि पैरों को चूमना। तो इससे क्या मतलब हुआ कि वो जो रूलर है, जो सुल्तान है, उसका सुपर पावर बनाना चाहता है, एक डिसिप्लिन टाइप का था। तो सजदा पावोस इसके द्वारा शुरू किया गया। एक नवरोज फेस्टिवल भी शुरू किया गया, नवरोज फेस्टिवल। ठीक है, और बलबन के द्वारा एक डिपार्टमेंट बनाया गया, दीवाने अर्ज। ठीक है, बलबन स्टार्ट ए डिपार्टमेंट, एक विभाग बनाया, दीवान ए अर्ज। ठीक है, हाँ, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज किससे संबंधित था? दीवान ए अर्ज था मिलिट्री संबंध, सैन्य विभाग से संबंधित। ठीक है, तो ये सैन्य विभाग से संबंधित था, दीवान ए अर्ज है ना। तो दीवान ए अर्ज इसने बनवाया। तो पहला काम क्या किया बलबन ने कि तुर्कान चहलगानी को खत्म कर दिया। दूसरा काम किया कि सजदा पावोस शुरू किया। तीसरा काम किया कि उसने नवरोज फेस्टिवल शुरू करवाया। एंड चौथा काम किया कि स्टार्ट ए डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्वेश्चन कई बार पीसीएस पे पूछा गया है, दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? तो दीवाने अर्ज सैन्य, सेना से संबंधित है ना, सेना से संबंधित है दीवाने अर्ज। और उसने ही एक्सेप्ट ए टाइटल जिल ए लाही। उसने जिले इलाही नाम का टाइटल स्वीकार किया था। ठीक है, जिले इलाही। तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, ही एक्सेप्ट द टाइटल जिल ए इलाही। ठीक है, जिल ए इलाही। तो उसने जिल ए इलाही, जिले इलाही नामक उसने टाइटल स्वीकार किया था।
तो कभी क्वेश्चन बन सकता है कि जिले इलाही किसे कहा गया, है ना। तो जिले इलाही खुद को बलबन ने कहा था। जिले इलाही का मतलब था कि भगवान यानी खुदा की परछाई, शैडो ऑफ गॉड। तो जिले इलाही का मतलब है शैडो ऑफ गॉड, ठीक है। तो ये था शैडो ऑफ गॉड। और ठीक है, और नेक्स्ट इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बलबन के बारे में, वो है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज शुरू किया, और सजदा पागोस, नवरोज और तुर्कान चहलगानी और जिले इलाही। तो ये कुछ कुछ बातें हैं इनके बारे में। नेक्स्ट है इसमें कैकुकबाद। कैकुकबाद, ठीक है। ये कैकुकबाद ये कौन है? एक ग्रांड सन ऑफ बलबन। कैकुकबाद, ठीक है। कैकुकबाद ये कौन है? ये ग्रांड सन ऑफ बलबन, ठीक है। ये बलबन का ग्रांड सन है, बलबन का ग्रांड सन है। और ये लास्ट सुल्तान है, लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का ये अंतिम शासक है। तो कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कैकुकबाद, कैकुक, हाँ, कैकुकबाद, ठीक है। कैकुकबाद कौन है? ये ग्रैंड सन ऑफ बलबन, यानी बलबन का नाती है, बेटे का बेटा है, और जो शासक बनता है इनके मौत के बाद। और ये लास्ट है, इनों के बारे में बहुत कुछ ज्यादा अचीवमेंट नहीं है। जो नेक्स्ट डायनेस्टी शुरू होती है दिल्ली सल्तनत, वो होती है खिलजी वंश, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, हम लोग कल से शुरू करेंगे इसको, खिलजी वंश, ठीक है। द खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1200, हाँ, 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है। कल हम लोग इसी पे शुरू करेंगे। पहला करेंगे अलाउद्दीन, है ना। हाँ, पहला हम शुरू करेंगे जलालुद्दीन, हाँ, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद करेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। और ये उसके बाद है मुबारक खान, मुबारक खान, ठीक है, मुबारक खान, साथ में लिखे लीजिए चलिए। उसके बाद है खुसरो खान, खुसरो खान, ठीक है। तो ये 3-4 शासक हैं तो खिलजी वंश में। पहला है जलालुद्दीन, दूसरा है अलाउद्दीन, तीसरा है मुबारक खान, और चौथा है खुसरो खान। तो ये 4 शासक हैं। तो कल हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। कल क्लास होगी आपकी, कल सैटरडे है, क्लास कल भी होगी आपकी, परसों भी होगी, ठीक है।